टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं वो है दोस्तों लॉ के रिगार्डिंग। और आज हमारे जो क्लास स्टार्ट होने वाली वो लॉ की क्लास होगी, यानी कि काफ़ी दिनों बाद लॉ का वीडियो आया। मैंने आपसे कहा था कि आपके लॉ की हर एक क्लास पूरी करेंगे मेरे दोस्त। तो आज हम जिस वीडियो को आज स्टार्ट करने वाले हैं वो है कानून के ऊपर, लॉ के ऊपर। लॉ की जब बात आती है तो सबसे पहले आता है कानून, इंडियन पिनल कोड। आखिरकार इंडियन पिनल कोड है क्या, सबसे पहले इसको समझना पड़ता है। इंडियन पिनल कोड की हिंदी होती है भारतीय दंड संहिता। यानी कि दोस्तों यह एक कानून है जो कि 1860 में भारत में शुरू हुआ था और 1862 में इसको लागू कर दिया गया था। दोस्तों इंडियन पिनल कोड एक ऐसा कानून है जिसके अनुसार भारत में रहने वाले जो नागरिक होते हैं, जो भारत के अंदर जितने भी क्राइम होते हैं उनको क्राइम की दंड देना ही इंडियन पिनल कोड के अनुसार आता है। इंडियन पिनल कोड एक फौजदारी मामलों में यह एक्ट लागू होता है और कोई भी अगर व्यक्ति भारत के में रह के अगर अपराध करता है तो वो इंडियन पिनल कोड के अनुसार ही उसको दंड दिया जाता है। मेरे दोस्त समझने की कोशिश हम करते हैं कि आईपीसी भारतीय दंड संहिता, हर देश का अलग अलग कानून होता है। जिस प्रकार से हमारे भारत का भी इंडियन पिनल कोड आईपीसी है। आईपीसी हर एक वो नागरिक जो भारत का निवासी है, आईपीसी उस पर लागू होता है। तो आज हम जिस इंडियन पिनल कोड की बात करने वाले हैं उसमें दोस्तों 23 अध्याय हैं और 511 धाराएं हैं। 511 धाराओं का मतलब होता है दोस्तों, जैसा कि मैंने आपके पीछे पूरा लिखा हुआ है, इंडियन पिनल कोड, इसका मतलब होता है भारतीय दंड संहिता। यह एक क्रिमिनल लॉ है मेरे दोस्त। क्रिमिनल लॉ हर एक व्यक्ति पर लागू होता है जो भारत के अंदर रहकर क्राइम को करता है। अब हम जानते हैं कि सबसे पहला अध्याय, फर्स्ट अध्याय को हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट अध्याय में दोस्तों 5 धाराएं हैं, यानी कि जिसे हम दफ़ा बोलते हैं, जैसे आप फिल्मों में देखते होंगे 302 के दफ़ा, है ना। तो यही चीज़ है कि धाराओं को भी दफ़ा भी बोल सकते हैं, सेक्शन भी बोलते हैं, इंग्लिश में इसको सेक्शन बोलते हैं। तो हम सबसे पहले इसमें डालते हैं धारा, पहले पढ़ते हैं धारा सेक्शन 1 क्या कहता है। सेक्शन 1 ये कहता है कि संहिता का नाम और उसके प्रदर्शन का विस्तार। यानी कि दोस्तों मैंने आपके इसके बारे में आपको बता दिया, यह वो कानून है जो भारत में 1860 में इसकी शुरुआत हुई थी और 1862 में ये लागू हो चुका था। आज़ादी के बाद ये पूरे संपूर्ण भारत में आज आईपीसी लागू है। तो पहला चीज़ आप समझ गए होंगे दोस्तों, ये पूरे भारत में लागू है। दूसरा चीज़, भारत में किए गए अपराध पर सेक्शन धारा 2 कहता है कि भारत में किए गए अपराध पर दंड। यानी कि दोस्तों भारत में रहने वाला कोई भी नागरिक हो, किसी भी समाज का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी मज़हब का हो, इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। अगर वो भारत का नागरिक है और वो क्राइम करता है तो ये आईपीसी धारा सेक्शन 2 के तहत उस पर कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों तो धारा सेक्शन 2 यही कहता है कि आप किसी धर्म या मज़हब से इसका कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ ओनली फॉर आप भारत के नागरिक हों। चलिए हम तीसरे पर नज़र डालते हैं। सेक्शन 3 क्या कहता है कि भारत के बाहर किया गया दंड किंतु भारत की विधि के अनुसार विचारणीय अपराधों पर है। एग्जाम्पल 4, कुछ भारत के भीतर ऐसे भी क्राइम होते हैं जिस प्रकार से अगर आप सोचो कि हम भारत के नागरिक हैं और हम विदेश में जाके, अदर कंट्री में जाके, जैसे अमेरिका हो गया, जापान हो गया, रसिया हो गया, काफ़ी सारे कंट्री जैसे चीन, ऑस्ट्रेलिया, लंदन, सऊदी अरब, तो कई सारे देशों में क्या होता है कि अगर आप भारत के नागरिक हैं और कई सारे क्राइम ऐसे होते हैं जो आईपीसी में नहीं हैं, वहाँ का जो क्रिमिनल लॉ है वहाँ पर उसको दंडनीय नहीं माना जाता है। एग्जाम्पल 4 जैसे बोलते हैं गैम्बलिंग, यानी कि जैसे हम हिंदी में जुआ भी बोलते हैं। हमारे भारत में जो जुआ खेला जाता है उसको एक अपराध माना जाता है, उसके तहत सज़ा भी होती है जो कि इसमें दंडनीय पाया जाता है जिस व्यक्ति। इसी प्रकार से विदेशों में जाकर अगर आप भारत के नागरिक हो, गैम्बलिंग करते हो, तो वहाँ के जो लॉ है उसमें तो ये लिखा नहीं गया है कि आपको अपराध मिला जाए, क्योंकि वहाँ के एक शौक है। लेकिन हमारे भारत में क्या है, इसको क्राइम माना जाता है। तो अगर वहाँ आप जुआ खेल रहे हो विदेश में भी जाके, और अगर आपका कोई वीडियो या कोई शख्स वीडियो बना लेता है और वो भारत में आके आपके खिलाफ़ हो जाता है और उस वीडियो को वो कंप्लेंट कर देता है, तो इसमें आपके ऊपर मुकदमा दर्ज हो सकता है। क्योंकि भारत में ये, आप भले विदेश में हो लेकिन आप एक भारत के नागरिक हो।
तो आपका अगर प्रूफ यहाँ मिलता है, कोई वीडियो होता है गैमलिंग को लेके या इत्यादि अलग ऑफेंसेस होते हैं, तो इन चीज़ों के मामले में दोस्तों आपके ऊपर मुकदमा दर्ज हो सकता है। धारा 4 क्या कहता है? चलिए धारा 4 के ऊपर चलते हैं। धारा 4 ये कहता है राज्य क्षेत्रीय अपराधों पर संहिता का विस्तार। एग्जाम्पल फॉर इसको भी बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भारत के में रह के भारत के नागरिक हो या ना हो, इसमें अब ये चीज आता है। अदरवाइज अगर हम किसी अदर कंट्रीज आते हैं, जैसे लंदन हो गया, आपका सऊदी अरब हो गया, या आपका कहीं भी किसी इत्यादि कई देशों में, जैसे अमेरिका में जाते हैं, और अमेरिका में जाने के बाद हम जाता है किसी भी शिप पर, एक जहाज है जिस शिप पर हम हैं, उस शिप पर हमसे क्राइम हो जाता है, हमसे किसी व्यक्ति की हत्या हो जाती है, या जानबूझकर वो हम उसको मार देते हैं। मारने के बाद क्या होता है, अगर हम इंडियन सिटीजन नहीं हैं तो हमारा तो इंडिया में कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन मेरे दोस्त, जो जिस शिप पर अगर हम हैं और वो शिप अगर इंडिया में रजिस्टर्ड है, अगर वो इंडिया में रजिस्टर्ड है तो उसके ऊपर मुकदमा दर्ज हो सकता है, मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज हो सकता है इंडिया के अंदर। क्योंकि जिस शिप पर, इसमें 3 चीज़ें टाइप्स आती हैं, क्योंकि एक तो आता है शिप का मामला, अगर वो शिप इंडिया में रजिस्टर्ड है तो फिर आपके ऊपर मुकदमा दर्ज हो सकता है। दूसरी चीज़ आती है कि अगर कोई कंप्यूटर्स वगैरह साइबर क्राइम अगर इंडिया का होके आप विदेश में जाके अगर उसको फ्रॉड करते हो, साइबर क्राइम करते हो, तो उसको जो होगा क्राइम, जिसके ऊपर मुकदमा दर्ज होगा, वो सिर्फ और सिर्फ साइबर क्राइम के अनुसार ही इंडिया की आईपीसी आप पर लागू होगी। दोस्तों, इन चीज़ों के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। जिस प्रकार से मैंने पहले बताया कि भारत के बाहर किए गए अपराध, यानी कि भारत, तीसरा सेशन में मैंने आपको समझा, भारत के बाहर, अगर आप भारत के बाहर कोई भी अपराध करते हो, अपराध करने के बाद अगर वो आईपीसी में लिखा हुआ है जो कि आप पर दंड हो सकता है, तो दोस्तों भारत के बाहर, जैसे मैंने एग्जाम्पल वो गैमलिंग के बारे में बताया था, जो कई देशों में इसको एक शौक माना जाता है और वहाँ पर इसका कोई दंड नहीं है, आप खेल सकते हो, लेकिन इंडिया में इसको अपराध माना जाता है, तो फिर आप पर मुकदमा दर्ज हो सकता है, आप पर केस बन सकता है। इसी प्रकार से राज्य क्षेत्रीय अपराधों पर संहिता क्या कहती है कि अगर आप जिस नाव पर आपने क्राइम किया है और वो नाव इंडिया में रजिस्टर्ड है, हाँ वो नाव इंडिया में रजिस्टर्ड होना चाहिए, तब आपको ये क्राइम माना जाएगा। अगर वो इंडिया में नहीं है, अदर कंट्री में, तो वो अदर कंट्री का अलग अलग कानून होता है, लेकिन हमारे भारत का सिर्फ और सिर्फ इंडियन पीनल कोड ही है। सेक्शन 5 क्या कहता है? सेक्शन 4 आप अच्छे समझ गए होंगे। सेक्शन 5 क्या कहता है कि कुछ विधियों द्वारा इन अधिनियम का प्रभाव ना डाला जाना। यानी कि दोस्तों, हमारे भारत में 3 सेनाएं होती हैं, आर्मी और नेवी, और तीसरा जो होता है दोस्तों एयरफोर्स। यानी कि दोस्तों जल सेना, थल सेना और वायु सेना, तीनों सेनाओं पर ये आईपीसी लागू नहीं होता है। ये आईपीसी कब लागू नहीं होता है? जबकि वो सेनाएं, अगर कोई सैनिक ये कहता है कि मैं युद्ध हो रहा है 2 देशों के बीच में और वो लड़ने से मना करता है, तो ये आईपीसी वहाँ पर लागू नहीं होगा, क्योंकि आईपीसी में ये धाराएं सेक्शन 5 में नहीं दी गई हैं। अदरवाइज काफ़ी सारे मैंने वीडियोज में देखे थे तो उसमें बताते हैं कि सेक्शन 5 ये सेनाओं पर लागू ही नहीं होता आईपीसी, लेकिन ऐसा बिल्कुल गलत है। अगर वो आईपीसी के तहत अगर कोई क्राइम करता है, हत्या करता है, लूट करता है, कोई भी क्राइम करता है, तो आईपीसी उस पर लागू होगा। अन्यथा अगर उसका आर्मी में है, आर्मी में वो बंदा है और आर्मी में वो लड़ने से मना कर रहा है, या वो जंग पे नहीं जाना चाहता, कहीं पर कोई दंगा फसाद शुरू हो गया और वहाँ पे वो नहीं जाना चाहता, तो इन कामों में क्या होता है, वो सेक्शन 5 ये लागू नहीं होके, बल्कि उन्हीं का जो एक लॉ होता है, आर्मी का अलग होता है, उनका नियम जो कानून होता है, उसके तहत उस पर पनिशमेंट दी जाती है उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति उस जंग में नहीं जा रहा है। हमने 5 धाराएं कंप्लीट की दोस्तों। 5 धारा फिर से मैं रिपीट करता हूँ, काफ़ी सारे लोग को समझ में नहीं आया होगी। धारा सेक्शन 1 क्या कहता है? संहिता का नाम और उसके प्रदर्शन का विस्तार पूरे भारत में ये लागू हुई थी। मैंने इसके बारे में बताया कि भारतीय दंड संहिता क्या है, 1860 में लागू हुई थी, 1862 में ये लागू हो चुकी संपूर्ण भारत में। लेकिन दोस्तों धारा 1 में मैंने आपको अच्छी तरीके से समझाया कि यह एक क्रिमिनल लॉ है, जो कि भारत में आप क्राइम करते हैं तो इसी भारतीय दंड संहिता के अनुसार आप पर दंड दिया जाता है, आपको सजा मिलती है। धारा 2 क्या कहती है? सेक्शन 2 कहता है कि भारत में किए जाने गए अपराध, यानी कि धारा 2 का कहने का मतलब ये है, अगर आप भारत के नागरिक हैं, आप कहीं भी जगह कोई भी क्राइम करते हैं तो आप पर सेक्शन 2 लागू होता है। सेक्शन 3 भी ये कहता है कि भारत के बाहर किया गया दंड किंतु भीतर उसके विचारणीय अपराध के दंड होता है। अगर कोई भी क्राइम
ऐसा होता है जो भारत के आप नागरिक हैं, अदरवाइज अदर कंट्री में जाके करते हैं, अगर वो आईपीसी में है तो उसके खिलाफ आप पर दंड होगा। एग्जाम्पल फॉर एक गैमलिंग होता है। गैमलिंग क्या होता है? एक गैमलिंग जो भारत में इसके खिलाफ यह एक अपराध है। गैमलिंग क्या है? एक अपराध है। गैमलिंग जिसे हम जुआ बोलते हैं हिंदी में। भारत में इसे आईपीसी में एक जुआ को एक अपराध माना गया है, अदरवाइज अदर कंट्री में इसको अपराध नहीं माना गया है। अगर आप भारत के नागरिक हैं और अदर कंट्री में जाके आप जुआ खेलते हैं और अगर कोई भी व्यक्ति आपका वीडियो बना लेता है और जब आप इंडिया लौट कर आते हो, इंडिया लौट के आने के बाद अगर वो वीडियो अगर वायरल हो जाता है या वो व्यक्ति खिलाफ हो जाता है आपके, तो वो उस वीडियो को अगर वो पुलिस स्टेशन या किसी भी, तो आपके ऊपर मुकदमा दायर हो सकता है। आप इस सेक्शन 3 के तहत आपके ऊपर क्राइम लग सकता है, क्योंकि आप भारत में आईपीसी में जुए को एक दंड माना गया है। तो दोस्तों, भारत के बाहर किया गया दंड अगर वो किंतु आईपीसी में लिखा हुआ है और भारत के बाहर आप कर रहे हो, तो वो भारत में आने के बाद आपको दंड दिया जाएगा। सेक्शन 4 कहता है राज्य क्षेत्रांतीय अपराधों पर संहिता का विस्तार। मैंने आपको समझाया था कि एक ऐसी बोट जिस बोट पर आपने क्राइम किया, आप भारत के नागरिक हो या नहीं हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। आप अमेरिका के हो, जापान के हो, फ्रांस के हो, किसी भी अदर कंट्री के हो, अगर जिस शिप पर क्राइम हुआ है अगर वो शिप भारत में रजिस्टर्ड है तो फिर दोस्तों आप पर केस हो सकता है। ओनली फॉर इस सेक्शन 4 के तहत क्या होता है कि आपकी जो शिप है वो भारत में रजिस्टर्ड होनी चाहिए। इसी प्रकार से टाइप दूसरी आती है कि एक साइबर क्राइम जो अपराध होते हैं, अगर आप विदेश के हो और भारत में रह के अगर किसी कंप्यूटर उपकरण का उपयोग करने के बाद अगर आप पकड़े जाते हो और वो उपकरण कंप्यूटर साइबर क्राइम का आप किसी अपराध या ठगी करते हो और वो जो कंप्यूटर है वो भारत का पाया जाता है, तो दोस्तों आप पर सेक्शन 4 के तहत आप पर केस दायर हो सकता है। दोस्तों सेक्शन 4 यही कहता है कि कुछ अपराध ऐसे हैं, जैसे मैंने शिप का एग्जाम्पल 4 दिखाया कि एक्स नाम का व्यक्ति है, जिस शिप पर क्राइम हुआ है वो शिप भारत में रजिस्टर्ड है, तो उस शिप पर क्राइम करने वाले व्यक्ति पर वो एक्शन लिया जा सकता है। सेक्शन 5 में मैंने आपको समझाया था जल सेना, थल सेना और वायु सेना, 3 चीजों में जो क्राइम होता है वो अगर आईपीसी में दंडनीय है तो उन पर भी क्राइम के अनुसार होता है। लेकिन अगर उनका कोई मामला उधर का जो उनके टीम का मामला है, अगर वो सैनिक नहीं जाना चाहता लड़ने के लिए, तो इसमें आईपीसी का कोई लेना देना नहीं है। इसी प्रकार से मैंने लिखा भी था कि क्षेत्रांतीय अपराधों कुछ विधियों द्वारा इस अधिनियम का प्रभाव ना डाला जाना। कुछ अधिनियम ऐसे होते हैं इन पर इनका प्रभाव नहीं डाला जा सकता। जल सेना, वायु सेना, थल सेना एक ऐसी जो हमारे रक्षक हैं, जो हमारे भारत की रक्षा करते हैं, 3 ही सेनाएं हैं जो हमारे भारत की रक्षा करते हैं दोस्तों। तो ये 5 धाराएं आपको पहले अध्याय में अच्छे से समझ में आ गई होंगी दोस्तों। आपको हम 511 धाराएं पढ़ाएंगे और 1 to 1 आपको अच्छे तरीके से समझाएंगे, ताकि भारत का जो कानून है वो आपको अच्छे से समझ में आए, आप क्राइम करने से डरें और क्राइम करने के बाद अगर गलती से भी आपको क्राइम हो जाए तो आपको नॉलेज रहे कि किस प्रकार से हमें जमानत लेनी है। चलिए मैं जमानत की बात करूं तो जमानत भी 2 तरीके से होती है, एक होता है गैर जमानत और दूसरा होता है जमानत। कई सारे केसों में क्या होता है कि आपको जमानत मिल जाती है। ये जमानत का मामला सीआरपीसी में आता है। एक्चुअली यह एक आईपीसी है, सीआरपीसी का मैं अलग से पढ़ाऊंगा आपको। तो सीआरपीसी कुछ क्राइम ऐसे होते हैं जिनमें जमानत मिल जाती है और कुछ क्राइम ऐसे होते हैं जिनमें जमानत नहीं मिलती है। तो वो भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इस टॉपिक से वो रिलेटिव नहीं है, तो इस वजह से मैं उसको अलग से टॉपिक बनाऊंगा। वो सीआरपीसी है, सीआरपीपी 1973 में शुरुआत हुई थी सीआरपीसी की, उसके बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा। आप अच्छे समझ गए होंगे दोस्तों। तो आज हमारा पहला अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। फाइनली बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।